हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट वाइज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है द कंप्लीट ए टू जी ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी वीडियोस आपने अभी तक देखे होंगे इस टॉपिक पे, उससे कहीं कहीं ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको इस वीडियो देखने के बाद में और कोई वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसकी लिस्ट नीचे है। सबसे पहले तो व्हाट आर फ्यूचर्स, दूसरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग फ्यूचर्स, तीसरा व्हाट आर ऑप्शंस, चौथा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शंस और पांचवा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं ऑप्शंस में और उनका मीनिंग और यूजेज के साथ में। और वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट आर फ्यूचर्स? फ्यूचर्स डेरिवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हैं और जिसमें एक एक्सपायरी डेट फिक्स्ड होती है और वो क्वांटिटी भी फिक्स्ड होती है जिसमें वो लोग ट्रेड करने वाले हैं। और फ्यूचर्स की जो फिक्स क्वांटिटी है उसको लॉट्स बोला जाता है। तो हर स्टॉक के अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं और इंडेक्स के भी अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं। इसमें सिर्फ स्टॉक्स नहीं, आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, बायर को ऑब्वियसली परचेज करना होता है और सेलर को सेल करना होता है और ये प्राइस जो है ये ट्रेड करते समय ही सेट हो जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अंडरलाइंग एसेट है जिससे उस फ्यूचर की वैल्यू डिराइव हो रही है उसका प्राइस कहाँ पे है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। So the futures may be trading at a premium or discount to the underlying asset और एक्सपायरी डेट पे क्या प्राइस होगा एसेट का वो डिसाइडेड नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप जिस दिन ट्रेड ले रहे हैं फ्यूचर्स की उस दिन एसेट का क्या प्राइस है और एक्सपायरी डेट पे क्या होने वाला है। सो इट डजंट मैटर। फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक्स के लिए तो होते ही हैं, साथ में इंडेक्स के लिए भी हो सकते हैं, कमोडिटीज के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, मेटल्स हो गए, पल्सेस हो गए, कॉटन हो गया। देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर विच इन कमोडिटीज फॉर विच फ्यूचर्स कैन बी ट्रेडेड। उसके अलावा करेंसी के फ्यूचर्स भी होते हैं और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स भी होते हैं। जितने भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ही होते हैं। उसके अलावा फ्यूचर्स आप यूज कर सकते हो फॉर हेजिंग ऑफ योर स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिलायंस का स्टॉक है और आपको ये लग रहा है कि आज रिलायंस का स्टॉक सपोज ऑल टाइम हाई पे है, 1800 पे है या 1700 पे है, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा प्राइस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं रिलायंस को बेचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर ये है कि रिलायंस अगर नीचे गिर गया तो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो इरोड हो जाएंगे, तो आप इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर बेच सकते हैं। लेकिन सिर्फ कंडीशन इतनी है कि जितने का फ्यूचर्स का लॉट है, सिर्फ 500 का रिलायंस का फ्यूचर्स का लॉट है, तो उतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम ज्यादा हुए, अगर कम हुए तो आपको लॉस हो सकता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता गया तो फ्यूचर्स में लॉस हो सकता है, और अगर आपके पास शेयर ज्यादा हुए और आपने कम हेज किया तो जितना स्टॉक नीचे गिरेगा, बैलेंस अमाउंट जो है स्टॉक का वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो दी क्वांटिटी शुड मैच। और अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो क्योंकि फिजिकल स्टॉक आपके पास है उसका प्राइस कम होता जाएगा, लेकिन वो कंपनसेट हो जाएगा जो फ्यूचर्स में आपका गेन होगा। प्रॉफिट और लॉस जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में वो डेली बेसिस पे सेटल होता है और बाय नेक्स्ट डे या तो आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है आपके लेजर में, जो ब्रोकर के साथ आपका लेजर मेंटेन है, या अगर आपको लॉस हुआ तो आपको उतना अमाउंट फंड करना पड़ता है या उतने अमाउंट से आपका मार्जिन कम हो जाता है। फ्यूचर्स स्पेकुलेटिव भी होते हैं नेचर में, और फ्यूचर्स में बेसिकली अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है और वो एफएनओ सेगमेंट में मौजूद है वो स्टॉक, तो आप उसके स्टॉक को बाय किए बिना उसकी प्राइस मूवमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप उसका फ्यूचर खरीद लेंगे स्टॉक का, और सिमिलरली अगर स्टॉक आपको लग रहा है गिरने वाला है तो आप उसका फ्यूचर बेच देंगे। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं फ्यूचर्स में। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्यूचर्स के, बात कर लेते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस में ये है कि दोनों साइड मार्केट के आप प्ले कर सकते हो, ऊपर का साइड भी और नीचे का साइड भी। जहां पे आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसका फ्यूचर बाय कर लें,
जहां आपको लग रहा है स्टॉक या इंडेक्स नीचे आएगा तो आप उसका फ्यूचर सेल कर दें। दूसरा ये है कि स्टॉक्स की मूवमेंट जो है वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं विदाउट एक्चुअली बाइंग द स्टॉक, और उसमें सिर्फ करना क्या होगा कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना अमाउंट ही आपको रखना पड़ेगा, और कंपैरेटिवली स्टॉक बाय करने के मुकाबले में ये मार्जिन अमाउंट काफी कम होता है। अगर आप उतना ही स्टॉक फिजिकली खरीदेंगे तो ये काफी ज्यादा हो सकता है मार्जिन। तो छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके आप उस स्टॉक की मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं, उसको ओन करने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा बात यह है कि जो लिवरेज मिलती है उसमें कम पैसे में, मान लीजिए अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर आप उसमें 100 शेयर रिलायंस के खरीद सकते हैं, तो फ्यूचर्स में आप शायद उसके 500 शेयर ले पाएंगे, तो आपको उसी अमाउंट में 1 लाख रुपए में 100 की जगह 500 का बेनिफिट मिल सकता है अगर स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाता है तो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई लेवरेज, जो भी हमने लेवरेज की बात की, उसी लेवरेज का नुकसान भी होता है। वो ये है कि अगर स्टॉक आपके पोजीशन के डायरेक्शन के उल्टा जाता है तो जिस तरह प्रॉफिट बड़ा हो सकता है उस तरह लॉस भी बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मार्जिन आपने रखा हुआ है ब्रोकर के साथ में फ्यूचर्स की पोजीशन लेने के लिए, उससे भी बड़ा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा कैपिटल जो ब्रोकर के पास था वो तो वाइप आउट हो ही जाएगा। उसके अलावा आपको एडिशनल पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो जिस तरह से एडवांटेज थी बड़े फायदे की, उस तरह से डिसएडवांटेज है बड़े लॉस की। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि आप शेयर को फिजिकली ओन नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए जो भी कंपनी बेनिफिट्स देगी, चाहे वो बोनस हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे राइट्स इशू है, इन सब के बेनिफिट्स आपको पास ऑन नहीं होंगे क्योंकि आपने स्टॉक को फिजिकली ओन नहीं किया। वो सिर्फ ओनर्स के लिए होते हैं बेनिफिट्स। तीसरी बात क्या है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई सर्किट फ्रीज नहीं होता। तो मान लीजिए अगर कोई बुरा दिन था और स्टॉक लोअर सर्किट लग गया, या अगर आपने शॉर्ट किया है और अपर सर्किट लग गया, तो थोड़ी देर में वो सर्किट खुल जाता है, जिसकी वजह से आपका लॉस जो है वो और बढ़ता चला जा सकता है, अनलेस आप पोजीशन को जल्द से जल्द क्लोज कर दें। और अगर आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है और आप उसको कैरी करते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए, तो अगर वो उल्टी डायरेक्शन में गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आपका जो लॉस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या होते हैं? तो ऑप्शंस भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मोस्टली इनका इस्तेमाल हेजिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसके थ्रू भी आप स्पेकुलेटिव गेन्स कर सकते हैं, और इनकी भी वैल्यू जो डिराइव होती है वो थ्रू दी अंडरलाइंग एसेट ही डिराइव होती है, जिस तरह से फ्यूचर्स की होती है। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ना फ्यूचर्स की ना ऑप्शंस की। इनकी वैल्यू डिराइव होती है उसके अंडरलाइंग एसेट से। तो ऑप्शंस में एक्सपायरी डेट के अलावा एक स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट भी होता है जो फ्यूचर्स में नहीं होता। फ्यूचर्स में सिर्फ एक्सपायरी डेट ही होती है, इसमें स्ट्राइक प्राइस एडिशनल चीज है। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जो बायर है, जब वो ऑप्शन बाय करेगा तो वो ये मान के चलता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूं, एक्सपायरी डेट तक या उससे पहले एसेट, जो अंडरलाइंग एसेट है, उसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाएगा। और जो सेलर है कॉल ऑप्शन का, उसको ये लगता है कि एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही एसेट का प्राइस रहेगा। बेशक उससे एक्सपायरी से पहले ऊपर चला जाए, लेकिन एक्सपायरी डेट वाले दिन खास करके उसका प्राइस जो है वो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहेगा, ताकि उसको नुकसान ना हो। सिमिलरली पुट ऑप्शन उसका उल्टा होता है। तो पुट ऑप्शन का जो बायर है वो ये मान के चलता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस की मैं पुट खरीद रहा हूँ, अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वो उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाएगा, ताकि उसको फायदा हो। और सेलर को ये लगता है कि एक्सपायरी डेट पे, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, उसका प्राइस जो है वो उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहेगा उस एसेट का। बायर होता है जो ऑप्शन का, उसका एक राइट होता है लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन कोई नहीं होती। इन दोनों में बहुत फर्क है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको करना ही करना है, और राइट का मतलब है कि आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है करना। तो बायर को एक राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो बायर अपना ऑप्शन तभी एक्सरसाइज करेगा जब वो इन द मनी हो, जब उसको फायदा हो रहा हो, या जब उसको लॉस पड़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर स्टॉक उसके डायरेक्शन में नहीं जाता है तो उसका प्रीमियम जीरो हो सकता है, तो वो अपना पैसा थोड़ा बचाने के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, या जब उसको फायदा हो रहा हो तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है।
लेकिन इस राइट के लिए उनको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है सेलर को। तो ये प्रीमियम जो है ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर होगा एक्सपायरी डेट और दूसरा फैक्टर होगा स्ट्राइक प्राइस। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन पे वो प्राइस डिपेंड करेगा। उसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है, उसमें कुछ न्यूज डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, स्टॉक में रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं प्रीमियम के बढ़ने या घटने के। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कॉल बाय करी 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस से, तो एक्सपायरी डेट पे या उससे पहले अगर प्राइस 100 रुपए से ऊपर चला जाता है तो काफी चांसेस हैं कि बायर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर देगा, क्योंकि उसको शायद फायदा हो रहा होगा। उसका जो प्रीमियम उसने दिया था कॉल बाय करने के लिए, उससे शायद ज्यादा उसको पैसे मिल रहे होंगे। और कॉल ऑप्शन में जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाता है तो उसको बोला जाता है इन द मनी। उसी तरह से अगर एक बायर ने पुट ऑप्शन खरीदा है तो वो एक्सरसाइज ऑप्शन को तब करेगा जब उस एसेट का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चलेगा। तो मान लीजिए इस केस में बायर ने पुट खरीदी थी 100 की स्ट्राइक प्राइस की, और एसेट का प्राइस 100 से नीचे चला गया तो वो इन द मनी हो जाएगी। और ऐसे केसेस में बायर जो है अपनी पुट एक्सरसाइज करेगा। इट कैन बी ऑन द एक्सपायरी डेट, इट कैन बी बिफोर द एक्सपायरी डेट, क्योंकि हम अमेरिकन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं विच कैन बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर एक्सपायरी। और यूरोपियन ऑप्शंस जो होते हैं दोज कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस का बीच का फर्क है। सेलर जो है, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन तो होती है लेकिन उसका कोई राइट नहीं होता, तो जो वो ट्रेड में एंटर करते हैं तो क्योंकि रिस्क सेलर का ज्यादा है, सेलर के पास कोई राइट नहीं है, सिर्फ ऑब्लिगेशन है, तो इसी वजह से सेलर को एक प्रीमियम मिलता है जो बायर पे करता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ऑप्शन के? तो एडवांटेजेस में है कि बायर का अगर ऑप्शन इन द मनी चला जाता है तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर एक सेलर की बात करें सेलर के पर्सपेक्टिव से, तो जो प्रीमियम उसको मिलता है वो पूरा का पूरा प्रीमियम उसका हो सकता है अगर बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रहता है। द कॉस्ट ऑफ बाइंग एन ऑप्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू बाइंग एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ द एसेट। तो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में आप ऑप्शन बाय करके उसके पूरे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप वही स्टॉक फिजिकली बाय करते तो आपको कॉस्ट कहीं ज्यादा पड़ती है, और इसकी ऑप्शंस की कॉस्ट जो आप फ्यूचर्स में मार्जिन रखाते हैं उससे भी कम होती है। ऑप्शंस जो है वो हेजिंग के लिए भी काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में है, एग्जांपल के तौर पर रिलायंस ही ले लेते हैं। तो रिलायंस का अगर आपके पास स्टॉक है, मान लीजिए इस समय 1700 पे ट्रेड कर रहा है, और आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाए तो फायदा मेरा हो लेकिन नीचे जाए तो नुकसान से मैं बच जाऊं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि एट द मनी की आप पुट खरीद लेंगे जब तक कि आपको चाहिए, और आप रोल ओवर कर सकते हैं हर महीने जब तक आपको चाहिए, जब तक आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट से आप टोटली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर स्टॉक गिर के 1700 से 1500 पे आ गया और आपने 1700 की पुट ली हुई थी, तो मार्केट प्राइस तो 1500 का हो गया, लेकिन जो सेलर है ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का, वो आपको 200 रुपए अपनी जेब से देगा। तो मान लीजिए अगर आपने प्रीमियम सिर्फ 50 रुपए का दिया था लेकिन आपको 200 रुपए सेलर देगा, तो 150 रुपए का आपको नेट फायदा हो जाएगा। आपको सिर्फ जो प्रीमियम आपने पे किया सिर्फ उतना ही आपकी जेब से गया, लेकिन ओवरऑल आपको फायदा हो सकता है। तो गेन्स फ्रॉम ऑप्शंस कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट बाय मेनी टाइम्स। उसमें क्या होता है, जैसे आप बहुत बार अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेंगे जो कि बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है एक्सपायरी डेट पे, वो डिपेंड करता है कि आप कितने नीचे की स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हैं या कितने ऊपर स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो कई बार स्टॉक की मूवमेंट इतनी तेजी से उसकी डायरेक्शन में बढ़ती है उस स्ट्राइक प्राइस की तरफ कि कई गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 रुपए का ऑप्शन खरीदा था और पुट ऑप्शन खरीदा था मान लीजिए, और अगर स्टॉक तेजी से गिरता है तो ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए भी हो सकती है, तो आपके 1 रुपए के 10 रुपए बन सकते हैं। या अगर आपने 10 रुपए लगाए थे तो वो 100 रुपए भी बन सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, लेकिन वो सब डिपेंड करता है स्टॉक की मूवमेंट पे और कितने दिन एक्सपायरी में बचे हुए हैं और आपने किस रेट पे खरीदा था। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं कि जो बायर है ऑप्शन का
वो प्रीमियम देता है, लेकिन अगर इन द मनी एंड नहीं हुआ ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी एंड हुआ तो उसके पूरे के पूरे पैसे जीरो हो जाएंगे। ये बड़ा नुकसान होता है ऑप्शन बायर्स के लिए कि उसके पैसे बिल्कुल खत्म हो सकते हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट। जो सेलर है ऑप्शन का उसको प्रीमियम तो मिलता है शुरू में, लेकिन अगर वो डीप इन द मनी एंड हुआ ऑप्शन तो उसके लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, विच कैन बी मेनी टाइम्स द प्रीमियम दैट द पर्सन हैज रिसीव्ड, एंड इट कैन बी प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली अनलिमिटेड ऑल्सो। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर जो ऑप्शन बायर है उसने मान लीजिए 10 रुपए प्रीमियम दिया, लेकिन बाय एक्सपायरी डेट उसको सिर्फ 2 ही रुपए का फायदा हुआ, तो उसके नेट 8 रुपए अपनी जेब से गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आपने 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन खरीदा और उसके लिए आपने 10 रुपए का प्रीमियम दिया, लेकिन वो एंड होता है एक्सपायरी डेट पे सिर्फ 102 रुपए पे, तो आपको 100 रुपए से ऊपर जितना अमाउंट है सर उतने ही पैसे आपको वापस मिलेंगे, यानी कि 2 रुपए। अगर वो ऑप्शन 105 रुपए पे एंड होता है तो आपको 5 रुपए मिलेंगे, और 108 रुपए पे एंड होता है तो आपको 8 रुपए मिलेंगे। लेकिन 10 रुपए से जितना कम एंड हुआ उतना आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर आपने ऑप्शन खरीदा तो पैसे जीरो ही हों, कई बार पैसे मिल जाते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जितना आपने प्रीमियम दिया था। और लास्ट पॉइंट ये है कि ऑप्शंस में एक टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होती है, तो जितने आगे का आप ऑप्शन खरीदेंगे उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ी रहती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इसीलिए जितने आप फ्यूचर डेट जितनी ज्यादा के ऑप्शन खरीदेंगे उतना प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है अपसाइड में भी और डाउन साइड में भी, क्योंकि उस कंपनी में या इंडेक्स में कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, तो उसकी वजह से इंडेक्स किसी भी लेवल तक मूव कर सकता है उस डेवलपमेंट की वजह से। तो टाइम वैल्यू की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और प्रीमियम बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ये टाइम से कनेक्टेड है ऑप्शन की जो प्रीमियम, तो इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है तो टाइम वैल्यू की वजह से डिप्रिसिएशन होती रहती है, जो बायर के लिए अच्छी नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऑप्शन में यूज होते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट उस नंबर को बोला जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक ओपन है या पेंडिंग है और अभी तक क्लोज नहीं किए गए हैं। तो जैसे जैसे ऑप्शंस क्लोज होते जाएंगे ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा, जैसे जैसे नए डील्स होते जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो जितने डील्स हुए या जितने डील्स क्लोज हुए उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। और ओपन इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट और एक टोटल ओपन इंटरेस्ट जो हर स्ट्राइक प्राइस का मिला के है। तो ये दो तरह के ओपन इंटरेस्ट होते हैं। दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे आपने डील करी। तो मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, अगर मान लीजिए उसके जो स्ट्राइक प्राइस है 20-20 का गैप है, तो जैसे 1000 रुपए भी होगा, फिर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस होगा 1020 का, फिर 1040 का, और नीचे की तरफ आए तो 980 का, 960 का, 940 का, इस तरह से स्ट्राइक प्राइस होंगे। तो बायर और सेलर जो हैं वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डील कर सकते हैं और उनको उतना प्रीमियम लेना या देना पड़ेगा। और उस स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे जब एसेट का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो उसके बेसिस पे उनको फायदा या नुकसान होता है। इम्प्लाइड बिड वॉलेटिलिटी ये होती है कि जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है प्राइस डायरेक्शन की और जिस स्पीड से वो प्राइस मूव हो सकता है बेस्ड ऑन दी फ्यूचर वॉलेटिलिटी, तो उसको हम बिड का वॉलेटिलिटी बोलते हैं। डेल्टा वो होता है जिसमें ये पता लगता है कि इसके इन द मनी एक्सपायर होने के कितने परसेंट चांस हैं। गामा वो स्पीड होती है जिससे जो ये दिखाती है कि कितनी तेजी से वो स्टॉक इन द मनी या आउट ऑफ द मनी मूव कर रहा है। और गामा कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द मूवमेंट ऑफ डेल्टा। वीगा वो वैल्यू है जो ये बताती है कि अगर एक पॉइंट का चेंज हुआ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में तो ऑप्शन के प्राइस में कितना का फर्क आ जाएगा। थीटा वो वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन की, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता जाता है। तो थीटा वैल्यू आपको वो बताती है कि एक दिन बीतने के बाद में ऑप्शन की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मली जो मंथली ऑप्शन होते हैं उसमें लगभग एग्जैक्टली तो नहीं, लगभग ऑलमोस्ट 26 से 30 दिन का फर्क होता है। हल्का सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एवरेज में 26 से 30 दिन का फर्क होता है। तो इसमें आखिरी के जो दिन होते हैं, आखिरी का एक हफ्ता या आखिरी के 2 हफ्ते, उसमें
जो प्रीमियम की वैल्यू है बहुत तेजी से गिरती है, शुरुआत में काफी ज्यादा होती है, लेकिन आखिरी जो मिडवे होता है, मिडवे क्रॉस होने के बाद में थीटा की वैल्यू तेजी से कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है मार्केट को कि अब मेन टाइम निकल चुका है, अब इतने कम टाइम में उस स्टॉक में बहुत ज्यादा होने की उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है। इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं कि मान लीजिए एक आदमी ने कॉल ऑप्शन खरीदी 100 रुपए की, तो जैसे ही एसेट का प्राइस 100 रुपए से ऊपर जाएगा, वो ऑप्शन जो है वो इन द मनी माना जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्ट्राइक प्राइस का एक पुट खरीदा गया 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, तो जैसे ही एसेट का प्राइस 100 से नीचे आएगा तो वो इन द मनी हो जाएगी। और जितना इन द मनी जाता जाएगा, जितना ज्यादा इन द मनी वो प्राइस जाता जाएगा, उतना वो डीप इन द मनी काउंट होगा। तो अगर 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन है, तो अगर एसेट का प्राइस 150 पहुंचेगा तो वो डीप इन द मनी हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है, तो अगर एसेट 50 रुपए की होगी तो वो डीप इन द मनी मानी जाएगी। और प्राइस अगर और कम हो जाता है या और ज्यादा हो जाता है कॉल और पुट ऑप्शन में, तो वो और डीप इन द मनी हो जाएगी। ऑड द मनी क्या होता है, एकदम उसका उल्टा होता है कि अगर एक कॉल ऑप्शन खरीदी 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की, तो 80 रुपए ऑड द मनी होगा। और सिमिलरली अगर एक पुट खरीदी गई 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की, तो जब एसेट का प्राइस 120 रुपए होगा तो वो ऑड द मनी मानी जाएगी। एट द मनी ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए का और एसेट का प्राइस भी 100 रुपए है, तो वो एट द मनी मानी जाएगी। लेकिन अगर दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में से 10 रुपए का फर्क है, तो अगर हम 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस और 110 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की बात करें, तो इसमें अगर प्राइस एसेट का प्राइस 109 रुपए है या 107 रुपए है, तो 110 एट द मनी माना जाएगा। अगर 101 रुपए है या 103 रुपए है, तो 100 रुपए उसका एट द मनी प्राइस माना जाएगा। लेकिन अगर 105 पे है, एग्जैक्टली मिडवे है, तो दोनों ही एट द मनी ऑप्शंस माने जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस माना जाता है। ऑप्शन चेन क्या होती है, एक कंप्लीट लिस्ट होती है जो आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एनएससी की, जैसे मोस्टली ऑप्शंस एनएससी में ट्रेड होते हैं, तो एनएससी की वेबसाइट पे आपको किसी भी स्टॉक जो एफएनओ में इंक्लूडेड है उसकी ऑप्शन चेन मिल जाएगी, या इवन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन मिल जाएगी, बैंक निफ्टी की मिल जाएगी। उसमें बेसिकली आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, वॉल्यूम्स दिखाई देंगे, बिड दिखाई देगी, आस्क दिखाई देगी, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस दोनों के लिए एक साथ दिखाई देगा, पुट्स के लिए भी और कॉल्स के लिए भी, और हर स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको दिखाई देगा। तो आप इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के लिए एक तरफ पुट होंगे, एक तरफ कॉल होंगे, और उसमें दोनों के सामने कितने बायर खड़े हैं, कितने सेलर खड़े हैं, हर स्ट्राइक प्राइस के उनका प्राइस क्या क्या, किस पे बाय करने को तैयार है, किस पे सेल करने को तैयार है, और उसका ओपन इंटरेस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, और पूरे कॉल साइड का और पूरे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो सब आपको ऑप्शन चेन में मिल जाता है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वो स्ट्राइक प्राइस होती है जहां पे कॉल्स का या पुट्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम बात करें रिलायंस की, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे उसका 1800 पे कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो कॉल सेलर ये मान के चल रहे हैं कि 1800 से नीचे ही रहेगा रिलायंस का स्टॉक का प्राइस बाय द एक्सपायरी डेट। तो अगर आज एक्सपायरी डेट है, तो आज रिलायंस का प्राइस जो है वो 1800 से नीचे रहेगा। अगर 1800 की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगी, ऐसा मान के चला जाता है। लेकिन अगर एक्सीड हो गया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक्सीड हो जाता है, तो उस केस में अगर सेलर्स को फिर भी श्योर है कि एक्सपायरी डेट से पहले पहले इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ जाएगा, तो वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अब हम इसको नीचे नहीं रख पाएंगे, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम पुट्स की बात करें, और अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट जो है पुट लोअर साइड पे, पुट्स की साइड पे अगर मान लीजिए 1500 है, तो पुट सेलर्स ये सोच रहे हैं कि एक्सपायरी तक रिलायंस का रेट 1500 से नीचे नहीं जाएगा, और अगर आएगा तो हम खरीद के उसको 1500 से ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो they will try to control the price of the stock by buying, and call sellers try to control the price of the stock by selling. तो ये भी होता है। लेकिन अगर पुट सेलर्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ज्यादा बाय नहीं कर पाएंगे, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो दे विल एग्जिट देयर पोजीशन। तो या तो वो बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे अपनी पोजीशन को, या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो 1500 की जगह वो स्ट्राइक प्राइस 1400 या 1300 पे आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना सेलिंग प्रेशर है।
तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, जिसमें मैं आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा और उनको इस्तेमाल कैसे करना है उनको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।